उज्ज्वल भारत अभियान के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर स्वामी देव स्वरूपानंद जी से वार्ता। जल जंगल जमीन की संकल्पना लिए भारत भ्रमण को अपना जीवन मानने वाले तपस्वी संत का आज पालघर जिले में हुआ स्वागत। जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण व गोमाता के जीवन पर निरंतर शोध कार्य करते हुए भारत देश की सरकार व प्रदेश की सरकारों से लगातार टकराते हुए अटल सत्य के प्रवर्तक स्वामी जी ने सभी को इनकी रक्षा हेतु प्रयास करने का आह्वान किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार, महिला एवं बाल विकास आयोग के अध्यक्ष पंडित दयाराम मिश्र, प्रेस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र मिश्र, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट शोभनाथ त्रिपाठी, केसीएन क्लब अध्यक्ष नंदन मिश्र त्यागी, समाजसेवी प्रमोद तिवारी सिंह जी सहित अनेक भक्तगण उपस्थित रहे। सौभाग्य की बात है, महाराष्ट्र के पालघर जिले में आज डॉक्टर स्वामी देव स्वरूपानंद जी का आगमन हुआ है। वृंदावन का इनका जो मूल स्थान है, वैसे तो भारत के समस्त भूभाग में इनकी सेवा निरंतर जारी है। उज्ज्वल भारत अभियान के संस्थापक हैं और जल जंगल जमीन को लेकर आज जो इनका एक विशेष कार्य चल रहा है, आज साधु संतों के नाम पर लोगों को वीआईपी कल्चर देखने को मिलता है, पर आज हमारे साथ एक ऐसे संत हैं जिनको आप कहीं कभी देख के आपका मन द्रवित हो जाएगा। ऐसे त्यागी तपस्वी संत, तो सबसे पहले हम आपको सादर नमस्कार करते हुए गुरुदेव ये जानना चाहते हैं कि आप जल जंगल ज़मीन जो ये तीन विषय लेकर भारत के सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं, ये तीनों विषय, तो उसमें क्या कारण है, इनका क्या विशेषांक थोड़ा सा समझाइए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे भारतीय संस्कृति में और हमारे सनातन धर्म में प्रकृति का विशेष महत्व है, और चाहे वो शास्त्रीय परंपरा हो या सामाजिक परंपरा हो या वैदिक परंपरा हो, कोई भी परंपरा को कहिए, उसमें इन पांचों का आपसी समन्वय होता है। अच्छा। जल का भी, जंगल का भी, जमीन का भी, और जानवर का, जीवों का भी, और जन का भी, मनुष्य का भी। अच्छा। जब तक इन पांचों का आपसी समन्वय नहीं होगा तब तक हमारा विकास संभव नहीं है, ऐसा है। और अभी वर्तमान में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोगों ने धीरे धीरे ऐसी स्थिति कर दी है कि शायद आपने देखा ही होगा कि यमुना जी के परिदृश्य को देखिए, आप यमुना जी को देख लीजिए आप। बिल्कुल। जब हमने मिश्रा जी उस समय यमुनोत्री से लेकर पदयात्रा शुरू की थी कोरोना काल में, तो यमुना जी की धारा को देखा तो बड़ी सुंदर और दिव्य रूप में जो है दर्शाती है, बड़ा सुंदर दर्शन होता है यमुना मैया का। लेकिन जब नीचे हथनी कुंड के बाद देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि ये यमुना जी नहीं है, क्योंकि वाकई आचमन करने लायक भी नहीं बचा है नीचे का जल। तो ऐसी दुखद स्थिति है। बिल्कुल। और दिल्ली के बाद में तो और भयानक स्थिति हो गई है। तो ऐसी स्थितियाँ देखी है, तो हम लोगों ने अपनी नदियों को खो दिया है, कहने का मतलब ये है। आज हमारे समाज में लोग नदियों के लिए जागरूक नहीं है, नदियों में जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, लेकिन गंदगी भी उसी में डाल के आते हैं। ऐसी जागरूकता हमें पसंद नहीं है ना, हम चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि भाई हमारे में राम राज्य। देखिए, सबसे खुशी की बात है कि वर्तमान में हमारे सरकार के द्वारा और पूरे देश के एक इच्छा के अनुसार, कोर्ट के अनुसार हमारे यहाँ राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। अब हमारे पूरे भारतवर्ष में एक राम राज्य की परिकल्पना होनी चाहिए, उसके ऊपर काम होना चाहिए, और उन्हीं सब में ये आता है। अच्छा, आपका कहने का अर्थ है कि नदियों की भी जो ध्यान रखने की जो व्यवस्था है, ये भी राम राज्य के अंतर्गत ही आता है। बिल्कुल। आप खुद प्रत्यक्ष देखिए ना, जहाँ से माता सीता का हरण जो है पंचवटी से किया था रावण ने, तो भगवान राम जी ने वन को ही पसंद किया था, और उन्होंने जो अपनी कुटिया बनाई थी, उन्होंने ईंट पत्थरों से नहीं बनाई थी, मसाले से, बिल्कुल सरिया से। उन्होंने जो उनकी कुटिया थी, वाकई प्राकृतिक कुटिया थी, वनों के बीच में कुटिया थी, प्राकृतिक थी, प्रकृति से भरपूर थी। सामने झरने होते थे, नदियाँ होती थी, और जो है वृक्ष हुआ करते थे, तो हरा भरा था। यही तो रामराज की कल्पना है। सब नर कर ही परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में जो है प्रीति के साथ रहें, भाव से रहें, यही तो रामराज्य है। तो आपने नर्मदा की कई यात्रा परिक्रमाएं की है, तो आपको, आपके हृदय में कुछ तो ऐसा आया होगा कि इसका क्या किया जाए, कैसे इनका हम रक्षण कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम तो यात्रा करते हैं, हमारा उद्देश्य यही होता है कि मैं स्वयं दूसरे के प्रति भले ही कैसी सोच रखूं, लेकिन अपने प्रति हमेशा सकारात्मक रहता हूं। मैंने ये देखा है कि जैसे हमने नदियों के बारे में आपको बताया, तालाबों के बारे में बताया, उनकी दूर हो रही है, समाज जागरूक नहीं है, जबकि होना चाहिए। ऐसे ही जंगलों के प्रति भी आप देख लीजिए, जब आप किसी भी नदी की परिक्रमा करेंगे, यात्रा करेंगे, चाहे माँ नर्मदा जी की हो, चाहे गंगा जी की हो, चाहे यमुना जी की हो, बेतवा की हो, या अन्य कोई नदियों की यात्रा हो,
तो देखेंगे कि नदियों के किनारे से ही हमारी सभ्यता जो है निकली हुई है, नदियों के किनारे से हमारी सभ्यता है। और नदियों के किनारे आपको वो चीज़ें मिलेंगी कि हमें जीवन जीना कैसा है और वास्तव में जीवन कैसा है। हमारा चलता फिरता विश्वविद्यालय अगर कहा जाए तो वो नदियों को कह सकते हैं। इसलिए नदियों की यात्रा करते हैं तो हम देखते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है, किस तरह से जीव रक्षा का संदेश देना है, किस तरह से गौ माता की रक्षा का संदेश देना है, किस तरह से मठ मंदिर देवालयों की जो स्थिति बिगड़ रही है उनको संभालने का संदेश देना है। ये सब यात्राओं के माध्यम से हम लोगों को सीखने को मिलता है। गौवंश और गौ माता की रक्षा के लिए आपका क्या अभियान है और क्या मार्गदर्शन आपका रहेगा कि किस तरह उनको हम रक्षित कर सकते हैं? देखिए, गौवंश की रक्षा के लिए हमारे भारतीय परंपरा में बहुत सारे संगठन हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न रूपों में रचनात्मक रूप से और वैचारिक रूप से आंदोलन के रूप में सब तरह से लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मेरी जो व्यक्तिगत विचारधारा है उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे महापुरुषों ने जहाँ तक मेहनत की है, जब तक हमारा भारत देश कृषि प्रधान था, आज भी है, लेकिन उस कृषि प्रधान देश में गौवंश की महत्वता को खत्म कर दिया गया है। आज यंत्रों के माध्यम से जो है खेती सिंचाई आदि का उपयोग हो रहा है, लेकिन जब तक आप गौवंश को अर्थ के साथ नहीं जोड़ेंगे, किसान के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक गौवंश की समस्या का समाधान नहीं है। और गौशालाएं हम लोग भले ही 1000 गौशालाएं खुलवा लें प्रदेश में, लेकिन जब तक उसके उपयोगिता नहीं बढ़ेगी, जब तक हम लोग जो है पैकेट का दूध पीने पर प्रतिबंध नहीं करेंगे, तब तक गौवंश के दूध की महत्वता नहीं बढ़ेगी। जब तक हम वृक्ष काट काट के लकड़ियों को जलाते रहेंगे, तब तक गाय के गोबर के कंडे की महत्वता नहीं मिलेगी। तो हम लोग को ऐसे ही प्रयास करना चाहिए गौरक्षा के लिए कि गाय के गोबर का भी उपयोग हो, गौमूत्र का भी उपयोग हो और गौ का भी उपयोग हो। अर्थ से जोड़ेंगे तो इसका समाधान होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके लिए, बहुत लंबा विषय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी के कहने का तात्पर्य यह है कि इसको अगर इंडस्ट्री से जोड़ा जाए, इसको बिजनेस में लाया जाए, उपयोग में लाया जाए, उपयोगिता ज़्यादा आएगी, अर्थ आएगा उसमें, तो निश्चित उनका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाएगा। भारत के अलग अलग प्रांतों में आप घूमते हैं तो सरकारों में क्या आपने देखा कि कहाँ की सरकार इस पे सजग है और कहाँ नहीं? देखिए, मैं तो दोनों लोगों को ही बराबर मानता हूँ, समाज और सरकार। मेरी दृष्टि में दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। जितना महत्व मैं सरकार को देता हूँ उतना ही महत्व मैं समाज को देता हूँ, क्योंकि किसी भी आंदोलन में और किसी कार्य की सफलता के लिए उतना ही महत्व समाज का है, उतना ही सरकार का है। तो मैं सरकार से भी अपील करता हूँ और समाज से भी कि हमें ऐसे कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। और जो समाज की जो सज्जन शक्तियाँ हैं, जैसे हमारे बीच में रविंद्र मिश्रा जी बैठे हैं, इनके पिताजी हैं और आप हैं, इतने अनुभवी लोग जो हैं, ये समाज की वो सज्जन शक्तियाँ हैं कि हम युवाओं को आप लोगों का मार्गदर्शन लेना चाहिए। भले ही आप में कार्य करने की क्षमता नहीं है शारीरिक रूप से, लेकिन मानसिक रूप से आज भी क्षमता है। तो हम लोग जो सक्षम लोग हैं, शरीर से पुरुषार्थ कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं, जन जागरूकता के कार्यक्रम कर सकते हैं। ऐसे सज्जन शक्तियों को एक करके आपसी समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, यही मैं कहता हूँ। बहुत ही सुंदर बात आपने कहा गुरुदेव। जाते जाते सिर्फ एक ही चीज़ मैं चाहता हूँ कि श्रोताओं को मिले। इस उम्र में अभी तक आपने कितनी पदयात्रा की होगी? तकरीबन कुछ आंकड़ा, क्योंकि ये तो शायद एकदम एग्जैक्ट कहना मुश्किल है। हम लोग जब से आपको जानते हैं तो भारत भ्रमण में आप लगे हैं निरंतर। देखिए, मेरी तो ज़िंदगी ही एक पदयात्री की है और मैं एक, जिसको कहते हैं, एक प्रजाति होती है, घुमक्कड़ प्रजाति कहते हैं। तो घुमंतु प्रजाति कहिए और मैं वैसा व्यक्ति हूँ। एक आपने सुना होगा, पहले एक भारत में एक चीनी यात्री आया था जो अपनी कुर्सी लेके साथ चलता था। अच्छा। शायद उसको हिम स्विंग करके शायद उसका नाम ऐसा कुछ था। तो उसको लगता था शायद हमें भारत में कुर्सी नहीं मिलेगी, तो वो कुर्सी लेके चलते थे। अच्छा। तो हम तो वो पदयात्री है कि अपना बोरी और बिस्तरा अपने साथ रखते हैं, अपने कपड़े साथ रखते हैं और इस पदयात्रा को करते ही रहते हैं। जीवन ही हमारी पदयात्रा है, चाहे गंगा जी की पदयात्रा हो, यमुना जी की पदयात्रा हो, बेतवा जी की पदयात्रा हो, उमरान नदी की पदयात्रा हो और आने वाले समय में केन लिंक परियोजना की पदयात्रा हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बस यही चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद युवा सभी प्राणियों को मिले, सभी जन जीवन में सभी को मिले और इसी तरह आप मार्गदर्शन देते रहें। नमस्कार, सादर प्रणाम। This program is co-sponsored by Siaram Silk Mills Limited. Siaram's has redefined suiting quality, comfort, and finesse of best suiting fabric quality in India. Plot number H3OB2 Tarapur MIDC 401506. नमस्कार दोस्तों, एशियन एयरलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। एशियन एयरलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।